हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में बेसिक उसकी नीड्स, उसके इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो आइए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की नीड्स क्या क्या है, क्यों इंटरनेशनल मार्केटिंग को अपनाया है, क्यों आवश्यकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग की। सबसे पहले, इट एंश्योर सर्वाइवल that survival for a country or a company, किसी भी कंपनी और कंट्री के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है अगर उसको उस मार्केट में रहना है तो, अगर उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो। सेकेंड है हमारी नीड, nations can get benefits for division of work and specialization। के नेशन को वर्क कार्य का विभाजन करने के भी बेनिफिट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग से मिल सकते हैं। फिर है हमारा बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। फिर नेक्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग से लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर की वृद्धि होती है। फिर है हमारा कि ग्रोइंग, किसी भी कंट्री चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप हो, दोनों कंट्रीज का इससे फायदा ही होगा। फिर उसके बाद दे रखा है बाइंग पावर, यानी परचेजिंग पावर में इंक्रीज होना। बाइंग पावर या परचेजिंग पावर इंक्रीज होना। क्लियर है? तो इस तरह से एक इंटरनेशनल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आज के ज़माने में महसूस की जाती है। अब आगे देखते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्या होते हैं इसके महत्व, क्या होते हैं इसके सिग्निफिकेंस। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल मार्केटिंग के। इंटरनेशनल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला दे रखा है व्यू ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, के अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर सेकंड है हमारा कि द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल फर्म, व्यक्तिगत फर्म के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्व है। और फिर सी है कि अदर्स के पॉइंट से क्या क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्यू ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या क्या महत्व को दर्शाया गया है।
सबसे पहला दे रखा है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कहता है कि जो देश तीव्र गति से आर्थिक विकास करना चाहते हैं उन्हें अपने निर्यातों को बढ़ाना होगा। यानी अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग से क्या होता है, हम अपने गुड्स और गुड और जो सर्विसेज है उनकी सप्लाई 2 या 2 से अधिक देशों के बाहर करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट होंगे वो बढ़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जो हमारा आर्थिक विकास है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक नेशनल इकोनॉमिक की तरफ से इंटरनेशनल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है। सेकंड है हमारा प्रॉफिटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि निर्यात विपणन को बढ़ाकर एक देश अपने यहां विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का लाभदायक उपयोग कर सकता है। निर्यातों से विदेशी मुद्रा का अर्जन कर अपने देश में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित कर सकता है। यानी कि उससे खनिज और वनों से प्राप्त जो भी संपदा होती है वो उसमें एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर सकता है। फिर थर्ड है हमारा पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट अगर हमारे देश ने एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया है तो करेंसी कहाँ से आएगी। तो इसके लिए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है और उसी मुद्रा से हम उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स कि देश के विकास हेतु विकासशील देशों की सरकारें औद्योगिक वातावरण का निर्माण करती है। यानी कि बड़ी मात्रा में वो पूंजीगत उपकरण, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी का आयात करना उनके लिए जरूरी हो गया है। तो विकासशील देशों में तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब का इंपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, पेमेंट करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केटिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम उन चीज़ों का पे नहीं कर पाएंगे जो हमने इंपोर्ट की है। क्लियर है। फिर फोर्थ है हमारा बेनिफिट ऑफ बेनिफिट ऑफ कंपटीशन among domestic producer, सरकार द्वारा निर्यात पर अनेक प्रकार के प्रोत्साहन की योजनाओं की घोषणा की जाती है। देशी जो उत्पादक होते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, इनका लाभ उठाकर वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पर अपना कंसंट्रेशन कर रहे हैं। विदेशी बाजारों में पहले से ही तगड़ा कंपटीशन है। उनका सामना करते हुए निर्यातक फर्म को अपने देश की फर्मों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। एक एक्सपोर्ट करने के लिए, एक कंपनी एक्सपोर्ट करने के लिए बी के यहाँ जाती है तो बी कंपनी के जो भी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको भी ए कंपनी के साथ compete करना होगा, जिससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट आपको देने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में विकास होगा। फिर है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
increase in employment opportunities. इसका मतलब यह है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल मार्केटिंग में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है, यानी कि विदेशी बाजारों में निर्यातों को बढ़ाने के लिए जहां एक और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह पर जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो अपने जो प्रोडक्शन का लेवल है उसको बढ़ाती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, नए नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इसके बाद देखिए अब आगे, रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन नेशनल इनकम। रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन नेशनल इनकम। कि देश की राष्ट्रीय आय में भी निर्यातों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुव्यवस्थित निर्यात विपणन से इसे अच्छे स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। हंगरी नाम एक एग्जाम्पल दे रही हूं, हंगरी जो कंट्री है उसमें नेशनल आय में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 43% है। कितना है एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन? 43% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अन्य देशों की भी बात करें तो नीदरलैंड में 42% जो नेशनल इनकम का 42% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। जापान में 11%, इंग्लैंड में 17%। तो इस तरह से कुछ आंकड़े दे रखे हैं आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल मार्केटिंग से लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड निर्यात विपणन देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। निर्यात विपणन से जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जाए उसका उपयोग ऐसी वस्तुओं के आयात में किया जाता है जो देश की जनता को अच्छा जीवन स्तर प्रदान कर सके। इसके साथ ही निर्यात विपणन में जहां व्यक्तिगत फर्मों को लाभ होता है, वहीं अनेक रोजगार के अवसरों का सर्जन होने से देशवासियों की आय में भी वृद्धि होती है। जिसकी अपेक्षा आय में वृद्धि होगी तो बाइंग पावर इंक्रीज होगा, और अगर बाइंग पावर इंक्रीज होगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये थे हमारे सारे पॉइंट्स नेशनल रिव्यू के थ्रू, नेशनल दृष्टिकोण के जरिए। अब सेकंड जो है हमारा वो है हमारे द पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड जो बी पार्ट है, एक सेकेंड नया स्लाइड ही ले लेते हैं। सेकेंड जो पार्ट है हमारा पॉइंट बी, वो है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ individual firms। व्यक्तिगत फर्म के दृष्टिकोण से महत्व। व्यक्तिगत फर्म एक सेकेंड,
फर्म के दृष्टिकोण से इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या महत्व हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम। प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, इसका मतलब यह है कि लाभदायक विक्रय परिणाम, यानी निर्यात विपणन के द्वारा एक फर्म अपने लाभदायक विक्रय परिणाम में वृद्धि कर सकती है। देशी विक्रय के लिए भिन्न मूल्यों वाले उत्पादों और विदेशी बाजारों में विक्रय करने के लिए विभिन्न मूल्यों और किस्मों का वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी विदेशी बाजार जो कीमत के प्रति संवेदनशील नहीं होते, उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और जो कीमत के प्रति संवेदनशील होते हैं उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ताकि उनका लाभदायक विक्रय परिणाम अलग अलग आए। फिर सेकंड है हमारा कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट के देशी बाजारों में प्रतियोगिता। प्रत्येक देश में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन हेतु एक और विद्यमान फर्में अपने उत्पादन स्तर को बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर नवीन फर्में प्रवेश करती जा रही हैं। इस कारण देशी बाजारों में प्रतियोगिता सघन होती जा रही है। यद्यपि विदेशी बाजारों में पहले से ही गलाकाट प्रतियोगिता विद्यमान है, फिर देशी प्रतियोगिता से अपना बचाव करने के लिए विदेशी विपणन या निर्यात विपणन को इजी समझा जाता है। देखो, इंडिया में एक एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया को ही ले लेते हैं। इंडिया की, हमारी देश में डोमेस्टिक मार्केट में आज इतना कंपटीशन हो गया है, जिससे कि हमारी गुड्स की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी कस्टमर हमारी गुड्स को खरीदने पर थोड़े से विचलित हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग को यूज करके, इंटरनेशनल मार्केटिंग को चूज करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, वो भी कंपटीशन के माहौल में। फिर थर्ड है हमारा हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। डेवलपमेंट इन मैनेजरियल टैलेंट्स, यानी कि प्रबंधकीय चातुर्य के विकास में सहायता। विदेशी विपणन को जितना सरल है, उसकी तुलना में निर्यात विपणन उतना ही चुनौतीपूर्ण है। जितना डोमेस्टिक इजी लगता है, उतना ही जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सपोर्ट मार्केट में एक फर्म को दो लेवल पर कंपटीशन को फाइट करना पड़ता है, यानी कि डोमेस्टिक लेवल के लिए और इंटरनेशनल लेवल के दोनों कॉम्पिटिटर्स से फाइट करना है। इसके लिए मैनेजरियल टैलेंट की जरूरत होती है, और इन कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट करते करते वो मैनेजर अपने अनुभव से और नई नई चुनौतियों से अपनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम बन जाते हैं। फिर है प्रोडक्ट ऑब्सोलेंसेस, उत्पाद अप्रचलनता, यानी प्रोडक्ट ऑब्सोलेंसेस इसका मतलब ये है कि प्रत्येक उत्पाद को अपना जीवन चक्र होता है। यानी कि देखो, जीवन चक्र के 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप बताते हैं। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट,
जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रो करते हैं। उसके बाद आएगा ग्रोथ पार्ट, जिसमें हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ करेगा। फिर आएगा एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें मैच्योरिटी लेवल बोला जाता है, यानी जो कस्टमर बने हुए हैं वो ही कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। एंड लास्ट है डिक्लाइन। इनको ध्यान में रखते हुए तो हमको एक ऐसे उत्पाद, या फिर अगर हमारे देश में जो प्रोडक्ट डिक्लाइन लेवल के स्टेप तक आ गए हैं, क्या पता वो इंटरनेशनल मार्केट में चल जाए, तो हम अपने प्रोडक्ट को जो डोमेस्टिक मार्केट में डिक्लाइन पर है, हम उनको इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रो में ला सकते हैं। फिर है हमारा इंक्रीजिंग बाइंग पावर। इंक्रीजिंग बाइंग पावर, यानी हम अपनी क्रय शक्ति को बढ़ती हुई क्रय शक्ति, यानी इन देशों में स्वयं जहां पर कोई भी सरकार नहीं है, जहां पर किसी का दबदबा नहीं था, वहां पर जो खुली जो अर्थव्यवस्था की जो सरकारें हैं, जो भी कंट्री है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रही है, और जिसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हो रही है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। अब इसके बाद दे रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ फुल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। फिर है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फुल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड एक्सपेंशन, विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग और विस्तार। फर्में नए नए निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए व्यापक बाजार अनुसंधान का सहारा लेती है। इससे उन नए क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है जहां प्रवेश के अवसर उपलब्ध हो, तो वहां पर वो अपनी फर्में अपनी कैपेसिटी का यूज करते हुए फुल्ली अपने कंपनी को एग्जिस्ट करवा सकती है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। एक सेकेंड, सॉरी कॉपी पेस्ट हो गया थोड़ा सा। डेवलपमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, यानी उपक्रम का विकास। नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों की सरकारें अपने आयातों में कमी के लिए कई प्रकार के प्रतिबंधन लगाती हैं। कोई फर्में यदि अपना विदेशी मुद्रा अर्जन निर्यातों से करता है, तो कुछ भाग को आवश्यक मशीनों के आयातों पर वह व्यय कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव्स, प्रेरणाओं का लाभ। व्यक्तिगत फर्मों के लिए निर्यात विपणन का महत्व प्रेरणाओं के दृष्टिकोण से भी है। प्रत्येक देश की सरकार अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की प्रेरणाओं और प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा करती है। ये थे हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अदर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम अदर्स के देख लेते हैं कि अन्यों की दृष्टि से इंटरनेशनल मार्केटिंग के 3 बेनिफिट्स दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, कि इससे निर्यात विपणन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी जन्म लेती है। विकसित देशों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के आयातों के लिए विभिन्न देशों के अभ्यंश तय कर दिए जाते हैं, जैसे अमेरिका और बाकी दूसरी कंट्रीज ने जो कॉटन के जो भी क्लोथ्स है उनके इंपोर्ट पर कुछ कोटा तय कर दिया गया है, ताकि वो अपने भारत का भी अपना अभ्यंश तय है। इस तय किए गए अभ्यंश की सीमा तक भारतीय निर्यातक इन देशों को सूती वस्त्रों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सेकेंड आता है हमारा क्लोजर कल्चरल रिलेशंस, यानी कि सांस्कृतिक संबंधों में निकटता आती है। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे से तीसरे कंट्री में अगर हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे, तो हमको उनके कल्चर, उनके कल्चरल एक्टिविटीज, उनकी कल्चरल रिलेशन के बारे में पता चलेगा, जिससे हम उन रिलेशन, उन कल्चर, उन सांस्कृतिक
जो भी भाग है उसके और करीब जाते होंगे। फिर लास्ट है आपका हेल्प इन पॉलिटिकल पीस, के अनेक देशों में ऐसा होता है कि जहां पर राजनैतिक विचारधारा के धरातल पर निकट का कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि जैसे रूस अमेरिका से अनाज आयात करता है, लेकिन पर अमेरिका और रूस की जो राजनीतिक विचारधारा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है बिल्कुल, फिर भी वो शांति को बनाए रखने के लिए वो एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स थे अदर्स में। आज हमने पढ़ा है कि अब हमारे इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, हमारी नीड्स क्या होती है। इंपॉर्टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला व्यू ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, सेकेंड है कंपनी के लिए, और थर्ड है कि अदर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।